नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने अपनी शादी के लिए गोल्डन कलर का लहंगा पसंद किया था। मेरी माँ को गहरा लाल रंग पसंद था, जबकि फैशन भी लाल रंग का ही था। मगर दिल जो चाहता है बस वही चाहता है। मेरी रंगत भी काफ़ी खिली खिली सी थी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं गोल्डन रंग में भी बहुत ही खूबसूरत लगूंगी। शादी से एक महीने पहले ही मेरी माँ ने मुझे उपटन बनाकर दे दिया था और मेरी छोटी बहनों की ड्यूटी लगा दी थी कि वह मुझे हर रोज़ उपटन लगाया करें। मैं और भी निखर गई थी। जो भी मुझे देख रहा था, मेरी बलाएं लिए बगैर ना रहता। मैं अपने होने वाले पति राहुल की तस्वीर देखती रहती थी। राहुल बहुत ही हैंडसम लड़का था और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। सारी रस्में बहुत ही अच्छे से हो रही थी। हमारे कुछ ही रिश्तेदार जमा थे, मेरी सहेलियां भी थी और मोहल्ले की कुछ औरतें भी थी। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था, मेरी माँ भीड़ भाड़ से घबराने लगी थी, इसलिए हमें बस कुछ खास खास मेहमानों को ही बुलाया था। और बारात वाले दिन भी मेरी माँ ने मेरे ससुराल वालों को कह दिया था कि बारात थोड़ी ही लाना, और मेरे ससुराल वाले भी मान गए थे। शादी के मौके पर मेरी माँ बार बार पापा को याद करके रो देती थी कि अगर आज शीतल के पापा जिंदा होते तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होती। मैं अपनी माँ को दिलासा देती रहती थी, लेकिन जो भी था, उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को बहुत ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। जब सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो उन्होंने पार्लर का काम सीख लिया और फिर घर के ही एक कमरे में मेकअप का थोड़ा सा सामान रखकर भगवान पर भरोसा करके काम शुरू किया था। और फिर भगवान ने देखते ही देखते मेरी माँ की मेहनत का फल दिया था। माँ के हाथों में इस कदर सफाई थी कि बहुत सी औरतें तो दूर दूर के शहरों से भी दुल्हन बनने के लिए मेरी माँ के पास आने लगी थी। मैंने भी माँ से कहा था कि मुझे आप ही तैयार कीजिएगा, और माँ ने खुशी खुशी मेरी बात मान ली थी। मेहंदी की सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं सारी बहनें भी मुझसे लिपट गई थी। मैंने सारी रात दुआएं मांग कर गुजारी थी। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे जब मेरे मंगेतर राहुल का नंबर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाने लगा था। यह अचानक से आने वाली कॉल मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी राहुल ने मुझे इस समय फ़ोन नहीं किया था। लेकिन इस तरह राहुल की कॉल आना मुझे खुश भी कर गया था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो राहुल बहुत ही दिलफेर अंदाज में बोला, मैंने आपको बधाई देने के लिए कॉल की है। कल आपकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होने वाला है। मैंने सोचा कि आपको बेस्ट ऑफ लक ही बोल दूँ। मैं राहुल की बात सुनकर हंस दी थी। हमने इधर उधर की बातें की, फिर राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह हुई तो मेरी छोटी बहनें बारी बारी मुझसे लिपट कर रोती रही थी। मेरी माँ ने भी मुझे खूब प्यार किया था। बारात का समय होने लगा तो मेरी माँ जल्दी से मुझे तैयार करने बैठ गई थी। मम्मी ने अपना सबसे अच्छा मेकअप निकाला था। उन्होंने कई घंटे लगाकर मुझे दुल्हन बनाने में खर्च कर दिए थे। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी थी, और मेरी माँ ने मेरे सर से कई नोट उतारकर गरीबों में भी बांट दिए थे। और जल्दी से मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर घूंघट गिरा दिया। बोली, शीतल, तुम्हें मेरी कसम है, घूंघट मत उठाना और ना ही अपना चेहरा खुद देखना। तुम्हारी छोटी बहनें तुमसे विनती करेंगी, तुम्हारी सास हुक्म दे तब भी नहीं खोलना। यह घूंघट तुम्हारा पति ही हटाएगा। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। मैं बोली, लेकिन माँ, घूंघट का ज़माना गुजर चुका है। अब तो दुल्हनें अपनी शादी पर डांस भी कर लेती हैं। अगर मैं घूंघट करके गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। मेरी माँ बोली, एक दिन का मजाक अच्छा है, कम से कम तुम्हें नज़र तो नहीं लगेगी। मेरी शादी पर भी मुझे नज़र लग गई थी, और देखो, शादी के कुछ साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी। मेरी माँ यह बात कहते हुए रो पड़ी थी। माँ के आंसू एक ऐसी चीज़ थी जिनके आगे मैं हथियार डाल देती थी। मैं बोली, मम्मी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। रोने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं खुद को देखूँगी और ना ही किसी को देखने दूँगी। आपसे वादा करती हूँ कि पहली बार मेरा चेहरा सिर्फ राहुल ही देखेगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ खुश हो गई थी। एक घंटा मैंने अपने आप को समझाने में निकाल दिया था, क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को दुल्हन बना देखूँ। कम से कम मेरी माँ मुझे अपना चेहरा देखने की इजाज़त दे देती। क्या मैं खुद को भी नज़र लगा देती? लेकिन माँ के आगे मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि माँ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम खुद को भी नहीं देखोगी। खैर, जब मेरी बारात आई तो मेरा ध्यान दहलीज की तरफ लग गया था। अब मैं अपने फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे स्टेज पर बैठने के लिए बुलाया जाए। पंडित जी आए और फिर शादी की सारी रस्में शुरू हो गई थी। शादी की सारी रस्में बड़ी ही खुशी खुशी पूरी हुई थी, और फिर अभी आधा घंटा ही हुआ था कि मेरी विदाई का शोर होने लगा था। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मुझे मेरे दूल्हे के साथ स्टेज पर भी बैठने के लिए मना कर दिया था, तो मुझे अपनी माँ की
इस सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। साथ ही साथ मेरा जी चाहा मैं अपना सर ही पटक लूं। भला मेरी माँ को इतना डर क्यों सता रहा था। अब भला अगर मैं स्टेज पर बैठ जाती और राहुल के साथ एक दो तस्वीर बनवा लेती तो क्या बिगड़ जाता। शादी के यह पल तो हमेशा यादगार रहते हैं और इन्हें तस्वीरों में ही कैद किया जाता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी यह खुशी भी मुझसे छीन ली थी। खैर मैं क्या कर सकती थी। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई। विदाई से पहले मेरी माँ ने मेरी सास से कह दिया था कि दुल्हन का घूंघट आज मत हटाना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के पहले दिन दुल्हन का घूंघट हटाना अपशगुन माना जाता है। तो आप दुल्हन का घूंघट शादी की पहली रात राहुल को ही हटाने देना। मेरी सास भी मान गई थी। मेरी सास ने एक दो रस्में करने के बाद मुझे राहुल के कमरे में बिठा दिया था। अब मैं राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब तो मुझे नींद भी आने लगी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर राहुल अंदर आया था। राहुल मेरे पास आकर बैठकर बोला, शीतल, आज तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मुँह दिखाई का तोहफा लेकर आया हूँ, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नायाब है। यह कहते कहते राहुल ने मेरा घूंघट पलट दिया था और हीरे का एक ब्रेसलेट मेरे सामने रख दिया। मैंने नज़रें उठाकर राहुल की तरफ देखा, लेकिन राहुल के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं हैरान रह गई थी। राहुल जिस खुशी से अंदर आया था और मेरा घूंघट हटाया था, उसके चेहरे में अब वह खुशी गायब थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। उसकी आंखों में उभरने वाले जज्बात मध्यम पड़ चुके थे। अब वो गुस्सा ही गुस्सा था। मैं हैरानी से उसका मुंह तकती रही थी। राहुल ने एकदम से मुझे कलाई से पकड़ा और बिना कुछ कहे घसीटता हुआ बाहर ले गया था। वह बोला, माँ यह देखें, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। हूर दिखाकर लंगूर मेरे पल्ले बांध दी गई है। मेरी सास भी हैरान रह गई थी। उन्होंने भी अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। बोलिए, यह क्या मनहूस शकल मेरे बेटे के पल्ले बांध दी गई है। इकलौता बेटा है मेरा। हरगिज इस काली कलूटी लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी। अरे मुझे तो बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई गई थी, लेकिन यह तो बड़ी ही बदसूरत लड़की है। राहुल भी गुस्से से पागल हो रहा था और मैं हैरान और परेशान अपनी जगह खड़ी हुई थी। मैं बदसूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी मुझे देखता था मुझसे नज़रें हटाना भूल जाता था। फिर यह लोग मुझे बदसूरत क्यों कह रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल गुस्से से चीखने लगा, कहने लगा, माँ इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। खूबसूरत लड़की दिखाकर बदसूरत लड़की हमारे पल्ले बांधी है। लेकिन मैं इन धोखेबाज लोगों से निपटना अच्छे से जानता हूँ। यह क्या समझती है कि एक बार शादी हो गई तो धोखे की बुनियाद पर अपना घर बसा लेगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैंने बहुत डरते डरते बोला, राहुल मेरा कसूर क्या है। राहुल बोला, शीतल, मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम वह लड़की हो ही नहीं जिसे मैंने अब तक अपनी पत्नी के रूप में देखा था और अपने दिल में जगह दी थी। मैं राहुल को समझाती रही, राहुल मेरी बात समझने की कोशिश करो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तुम गलतफहमी का शिकार हो गए हो। लेकिन राहुल ने मेरी एक न सुनी और मुझे उसी रात के अंधेरे में घसीटता हुआ बाहर ले गया, गाड़ी में बिठाया और मेरे घर से कुछ ही दूर पर छोड़कर चला गया। मैं रोती पीटती अपने घर आ गई थी। घर में सब लोग शादी के हंगामों की वजह से थके हारे अपने अपने कमरों में सोए पड़े थे। जी चाहा अपनी माँ के गले लिपटकर इतनी ज़ोर से रोऊं कि मेरी चीखों से पूरा आसमान हिल जाए। मैं कितने अरमानों से राहुल की दुल्हन बनकर उसके साथ गई थी। सुहाग की स्टेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सब कुछ एक ही पल में ख़त्म हो गया था। राहुल ने मुझे कितनी बेदर्दी से घर से निकाल दिया था। मुझे राहुल से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे रात के अंधेरे में इस तरह घर से निकाल देगा। कम से कम वह मुझसे बात कर सकता था। जो भी गलतफहमी थी वह हम मिलकर दूर कर लेते, लेकिन उसने यह करना ज़रूरी नहीं समझा था। राहुल की इस गिरी हुई घटिया हरकत और सोच पर मुझे दुख और अफसोस हो रहा था। मैं अपनी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली आई थी। माँ के कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। मेरी माँ तो कितनी सुकून की नींद सो रही होगी यह सोचकर कि आज उनकी बेटी की ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था राहुल ने मुझे बदसूरत क्यों कहा था। सिसकते हुए मैं कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई थी और अपने आप का चेहरा जब मैंने आईने में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि शीशे में तो एक काली लड़की खड़ी हुई थी जिसके चेहरे पर बहुत ही बेढंगा सा मेकअप किया हुआ था और इस अजीब से बेढंगे मेकअप की वजह से मैं और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। मेरे काले कलूटे चेहरे पर लिपस्टिक फैलकर इधर उधर हो गई थी, जो मुझे और भी डरावना बना रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं समझ गई थी यह सब किया धरा मेरी माँ का है
उन्होंने ही मेरे साथ यह खेल खेला था और इसलिए वह मुझे आईना देखने के लिए मना कर रही थी और कह रही थी किसी को भी अपना चेहरा मत दिखाना सिवाय अपने पति के। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, मेरी समझ से बाहर था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा जी चाहा अभी के अभी अपनी माँ से पूछूं कि आपने मेरे साथ यह खिलौना खेल क्यों खेला। गुस्से की हालत में मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई थी और जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो अपनी माँ को दुल्हन बना पाया था। मुझे लगा जैसे मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरी माँ ने अपना शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और जेवरात से जड़ी बेस्ट मेकअप किए हुए थी। मैं अपनी माँ को देखकर सदमे में खड़ी की खड़ी रह गई थी। फिर मैं आगे बढ़ी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मेरी माँ दुल्हन बनी हुई थी और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते हुए डांस भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे देखकर वह मेरी तरफ कुछ पल के लिए देखती रही और फिर चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का उनको ताकती रह गई थी। मैं झुककर ज़मीन पर गिरी, अपनी माँ को हाथ जोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी, उठकर मेरे हर सवाल का जवाब दें, आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया है? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरी बहनें भी नींद से जाग चुकी थी। वह भी भागकर मेरी माँ के कमरे में आ गई थी। सामने का मंजर देखकर वह भी हैरान परेशान खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी मेरी बहन रिया आगे बढ़ी थी। उसने जल्दी जल्दी मेरी माँ की ज्वेलरी और मेकअप उतारा था। रिया की देखा देखी मेरी सबसे छोटी बहन भी मेरी तरफ आई थी। उसने भी मेरे चेहरे से वह काला मेकअप साफ कर दिया। इतनी देर में ही एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। ना जाने किसने कॉल की थी। हम तीनों बहनें माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ कोमा में चली गई है। मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया था। ना जाने कितनी देर यूं ही गुजर चुकी थी और मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर ही पाया था। रिया मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, शीतल दीदी, हम आपकी छोटी बहन हैं। अगर आप इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन सहारा देगा? आपको इस तरह टूटा देखकर तो हम आपसे पहले ही टूट कर बिखर जाएंगे। माँ कोमा में है, आप बिस्तर से लग चुकी हैं। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। भगवान के लिए खुद को संभालें, हमें भी संभालें, हमें दिलासा दें। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करनी पड़ी थी। मैं उठकर बैठी थी। रह रहकर राहुल का ख्याल भी दिमाग में आ रहा था कि एक बार राहुल के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और उससे पूछूं, देखो यह है मेरा असल चेहरा। तुमने मेरी बात सुने बिना ही मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत जो शादी से पहले तुम दम भरते थे? कितना खुश नसीब समझती थी मैं खुद को जब राहुल फ़ोन पर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मुझसे कहता, शीतल, मैं तो तुम्हारी एक झलक देखकर ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मेरा जी चाहता है अभी के अभी तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊँ। और राहुल की बेचैनी पर मैं हंस देती थी, लेकिन आज राहुल ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसकी मोहब्बत जज्बाती थी। उसने कुछ ही पल में मेरा मान, मेरा गुरूर और मोहब्बत सब कुछ चकनाचूर कर दिया था। मैं खुद को संभालते हुए उठी और अपनी माँ के पास आ गई। वह दुनिया जहाँ से बेखबर पड़ी सुकून की नींद सो रही थी। मैं उनके पास बैठकर बोली, माँ, मैं आपका मरते दम तक ख्याल रखूंगी। हर पल आपकी सेहत की दवाएं करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी या लगाव है, और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के जज्बात हैं। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं आपका सिर्फ इसलिए ध्यान रखना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और मुझे यह बता सकें कि आपने मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है। इतना कहकर मैं कमरे से निकल आई थी। रिया और मेरी छोटी बहन सिया ने मुझसे पूछा, दीदी, आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात में घर कैसे पहुंची थी? मैंने उनसे किसी भी तरह की कोई बात छुपाई नहीं थी और साफ शब्दों में बता दिया कि राहुल ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है और शायद 1-2 दिन में वह मुझे तलाकनामा भी भेज देगा। मेरी दोनों बहनें हैरानी से मुझे ताकती रह गई थी। उन्होंने तो मेरी बात मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने मुझे तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं वजह नहीं जानती, बस माँ जानती है। तुम दुआ करो कि किसी भी तरह मम्मी ठीक हो जाए और फिर मैं उनसे ही पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रिया और सिया काफ़ी देर तक मुझसे लिपटकर बुरी तरह से रोती रही थी, मगर मेरे आंसू तो सूख चुके थे। मम्मी को कोमा में गए हुए तीसरा ही दिन था कि राहुल ने मुझे तलाकनामा भेज दिया था। मैंने भी उन पर साइन कर दिए थे, क्योंकि राहुल की तरफ से मेरे दिल में कोई जज्बात थे ही नहीं। मेरा दिल हर जज्बात से खाली हो चुका था। माँ को कोमा में गए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं घर और अस्पताल के सारे मामले अपने जिम्मे लेकर अपनी दोनों बहनों को कह रही थी कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं माँ के इलाज
मैं किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मगर माँ की हालत किसी भी तरह सुधर नहीं रही थी। मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो डॉक्टर बोला, ऐसा लगता है जैसे आपकी माँ के सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो और अब वह ठीक होना ही नहीं चाहती। वह दिमागी तौर पर खुद को मौत के लिए तैयार किए बैठी है। मैं बड़े अविश्वास से डॉक्टर की बात सुनती थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी माँ मुझे नर्क में धकेलकर एकदम से सुकून से हो गई हो। मैंने सोच लिया था कि मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूँगी जब तक वह मुझे मेरे सवालों के जवाब ना दे दे। मैंने अपनी माँ से पहले ही पार्लर का काम सीख लिया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में घर के खर्च चलाने के लिए मैंने ही पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ के सभी कस्टमर मेरे काम से खुश थे, इसलिए मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। रिया और सिया को भी मैंने अच्छे से संभाला हुआ था, मगर मैं खुद को संभालने में नाकाम रही थी। मैं सारी रात सो नहीं पाती थी। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती थी कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया था। मेरी माँ तो मेरे से कितनी मोहब्बत करती थी, फिर उन्होंने मेरे साथ यह धोखेबाजी क्यों की थी और मुझे इस तरह दुख और दर्द में धकेलकर कैसे सुकून की नींद सो रही थी। लेकिन अब मैंने भी उनका सुकून बर्बाद करने की ठान ली थी। मैं हर रोज़ 1 घंटा माँ के पास बैठकर आई थी और इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं बोली, माँ, सिया और रिया का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया है। दोनों का रिश्ता एक ही घर से आया है। दोनों भाई बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, खाते पीते लोग हैं। दोनों बहनें एक ही साथ रहेंगी और खुश रहेंगी। मगर आप जानते हो, मैं उन दोनों के साथ भी वही सब करूँगी जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का बिल्कुल वैसा ही मेकअप करूँगी जैसा आपने मेरा किया था। मैं रोज़ माँ के पास जाती रही और कभी मैं कहती कि मैंने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया है, कभी मैं कहती कि कुछ ही दिनों में मैं उनकी शादी करने वाली हूँ, लेकिन यह शादी बस नाम की शादी होगी। देखना माँ, जिस तरह मैं शादी की रात लुटी पिटी घर आई थी, उसी तरह रिया और सिया भी उजड़ी हुई हालत में घर आ जाएंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा, तो फिर अब वैसा ही मुझे भी तो रिया और सिया के साथ करना पड़ेगा ना। यह आपका ही दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर मैं चल रही हूँ। मैं अपनी माँ को दिमागी तौर पर परेशान करना चाहती थी ताकि वह धीरे धीरे ज़िंदगी की तरफ लौट आए और उन्हें होश आ जाए, और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ ठीक होने की कोशिश कर रही है, उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो रहा है। यही तो मैं चाहती थी। यूँ ही पूरे 5 महीने कोमा में रहने के बाद माँ एक दिन होश में आ गई थी। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया था कि आपकी माँ शीतल शीतल पुकार रही है, आप जल्दी से आकर उनसे मिलें। माँ के होश में आने का सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए थे। यह आंसू खुशी के हरगिज नहीं थे, गम के भी नहीं थे, बल्कि उस दर्द के गवाह थे जो मैंने 5 महीनों से गुजारी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी माँ मेरी तरफ देखकर रोने लगी। वह बोली, शीतल देख, मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर अपनी बहनों की शादियाँ करना। मैं भी अपनी बेटियों की शादी में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने कहा, मम्मी परसों ही उनकी बारात है, कार्ड भी बढ़ चुके हैं, अब मैं शादी को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। आप चिंता मत करें, मैं आपकी कमी हरगिज भी महसूस नहीं होने दूंगी और ख़ानदानी रिवाज के अनुसार ही दोनों का वैसा ही मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मैंने उन्हें किसी भी तरह की कोई तसल्ली या दिलासा नहीं दिया था। बगैर उनसे कुछ भी बात बोले मैं उठकर खड़ी हो गई थी और बाहर निकल आई थी। पीछे से मेरी माँ मुझे शीतल शीतल कहकर पुकारती रही थी। 2 दिन तक मैं अपनी माँ के साथ यही आँख मिचोली खेलती रही। तीसरे दिन मेरी माँ रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी थी। तब मैंने पहली बार माँ से कहा था, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया था? मैं सच जानना चाहती हूँ, आप मुझसे कोई बात मत छुपाइएगा। आज माँ की तबीयत भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वह रोते हुए कहने लगी, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आज से 25 साल पहले की बात है, जब मैं जवान थी, हसीन थी, लेकिन मेरा नसीब एकदम काला था। मैं 4 साल की थी तभी बचपन में ही मेरा रिश्ता तय हो गया था। मेरी माँ की बहुत ही अच्छी सहेली थी, उन्होंने ही अपने बेटे के लिए बचपन में ही मुझे मांग लिया था। सुनीता आंटी के बेटे का नाम मुकुल था। बचपन से ही यह बात सुनती आ रही थी, मनीषा तो मुकुल की है, और मुकुल का नाम सुनकर मेरे दिल में मुकुल के लिए बचपन से ही मोहब्बत पैदा होने लगी थी। यह बात पूरे ख़ानदान में फैल चुकी थी कि मेरी शादी बड़े होने पर मुकुल के साथ ही की जाएगी। बड़ों के मुँह से भी हर वक्त यही शब्द सुनती रहती, तो मेरे दिल में अब मुकुल की मोहब्बत पैदा होना आम बात थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरे दिल पर मुकुल का कब्जा होता चला गया। बचपन से ही मैं और मुकुल बहुत अच्छे दोस्त थे, और शायद बचपन से ही रिश्ता तय होने की वजह से उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी, क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही पाए जाते थे।
हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे। वह बीए पास करके अमेरिका चला गया और अच्छी पढ़ाई करने लगा था। वह मुझसे वादा करके गया था कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, मगर एक ही महीने में मुझे महसूस होने लगा था कि वह बदल गया है। वह मुझसे दामन छुड़ाने लगा था। पहले पहले तो ढेरों खत भेजा करता था, फिर उसने खतों का सिलसिला ही बंद कर दिया। और एक दिन मैं अपनी होने वाली सास के गले लगकर खूब रोई थी। उसे शिकायत भी करती रही कि आंटी मुकुल बदल गया है, जरूर वह किसी फिरंगन के इश्क में पड़ गया होगा। सुनीता आंटी ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बोली पागल मत बनो, मैं किसी भी फिरंगन को अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। अब मैं सुनैना आंटी को क्या समझाती कि इश्क में यह सब नहीं चलता। मोहब्बत तो यह चाहती है जो हमारा है वह सिर्फ हमारा ही रहे, किसी दूसरे की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे। खैर समय गुजरता गया, मैंने खुद को घरदारी में बिजी कर लिया था। जब मैं हर काम में परफेक्ट हो गई तो मैंने पार्लर का काम सीख लिया था। 2 साल मैंने बड़ी ही तकलीफ से काटे थे, मगर वक्त का यही काम है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। मेरा मुश्किल समय भी कट तो गया था, मगर मैं यह नहीं जानती थी मेरा और भी मुश्किल समय अब शुरू होने वाला है। मुकुल जब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए कोई भी मोहब्बत नजर नहीं आई थी। वह मुझसे निगाहें बदल गया था। मैंने एक बार फिर से अपनी होने वाली सास के सामने अपने दिल का दर्द निकाला था। मेरी होने वाली सास ने मुझे फिर से दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मुकुल को समझाऊंगी, तुम ही मेरी बहू बनोगी। इसके अलावा मैं किसी दूसरी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं भी अब मुकुल के आगे पीछे होने लगी थी। एक दिन सुनीता आंटी ने मुझे घर बुलाया, कहने लगे मनीषा जल्दी से घर आ जाओ, आज हम दोनों मिलकर मुकुंद की पसंद का खाना बनाएंगे और इस तरह तुम दोनों को अकेले बैठकर बात करने का मौका भी मिल जाएगा। तुम सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई थी। मैंने और सुनीता आंटी ने 3 घंटे लगाकर बड़ी मेहनत और बड़ी ही मोहब्बत से खाना तैयार किया था, मगर मुकुल ने यह कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया कि वह बाहर से खाकर आया है। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। फिर मुकुल ने मुझे बुलाया और कहा कि छत पर आओ, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी छत पर गई तो मुकुल ने मेरे हाथ में मेरी मंगनी की अंगूठी थमा दी। वह अंगूठी मैंने मुकुल को अमेरिका जाने से पहले पहनाई थी। मुकुल बोला कि अब मैं यह मंगनी और आगे नहीं चला सकता और ना ही अब तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। एक ही पल में मेरी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे थे। मैं रोते हुए बोली, मुकुल तुम नहीं जानते क्या कि यह अंग्रेजिन औरतें वफादार नहीं होती, उनकी खातिर मुझे मत छोड़ो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन की मोहब्बत हो तुम मेरे। यह तो सोचो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर मत करो मुकुल, मुझे खुद से जुदा मत करो। आंसू बहकर मेरे गालों से नीचे आ रहे थे, लेकिन मुकुल को मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुकुल बोला, मैं किसी अंग्रेजन औरत से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो रवीना से शादी करना चाहता हूँ। मुकुल के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मुकुल ने मेरी छोटी बहन रवीना का नाम लिया था। मैं मुकुल से कुछ दूसरा शब्द निकाल ही नहीं पाई थी। मुकुल कहने लगा, जब मैं अमेरिका गया था तभी से मेरे और रवीना के बीच खतों के जरिए बातचीत होना शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने रवीना के लिए अपने दोस्त से एक मोबाइल फ़ोन भी भिजवाया था और इस तरह हमारी मोहब्बत और भी परवान चढ़ने लगी थी और हम एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। और मुकुल मेरे हाथ में मंगनी की अंगूठी थमाकर सीढ़ियों से उतरकर चला गया था। मैं कितनी देर तक वही खड़ी रही थी, दिमाग में आधियाँ सी चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी बहन ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मैं आधी तूफान की तरह घर पहुंची थी। मैंने रवीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल था और उसके बाद मेरा हाथ रुका ही नहीं था। मैं उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती चली गई थी, साथ ही साथ कहती जाती थी कि तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए मेरा ही मंगेतर मिला था। वह रोते हुए बोली, दीदी इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, यह बस हो जाता है। मुझे नहीं पता कब मुझे मुकुल से इश्क हो गया। यह खबर देखते ही देखते घर में आग की तरफ फैल चुकी थी। हर किसी ने मुकुल और रवीना पर लालतें भेजी थी। मेरे पापा ने रवीना का रिश्ता मुकुल को देने से साफ मना कर दिया था। मुकुल ने ऐलान कर दिया कि मैं छत से कूदकर जान दे दूंगा। उधर रवीना भी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर मेरी शादी मुकुल से नहीं की गई तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मुकुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनकी माँ उनकी धमकी में आ गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे पापा से विनती की थी कि रवीना का रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। पापा तभी नहीं पसीजे तो सुनीता आंटी पापा के कदमों में गिर पड़ी थी। रोते हुए अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। पापा और ज़्यादा पत्थर दिल नहीं हो सकते थे। मैंने भी चुप्पी साध ली थी। मुकुल और रवीना की शादी कर दी गई थी। मैं पूरा समय कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे अरमानों की अर्थी ही निकल गई थी। मैं किस दिल से बाहर शादी में शामिल होती। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थी। वह दोनों अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि मेरे लिए भी
अब आए दिन रिश्ते वाले आते थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी एक मंगनी टूट चुकी है तो वह मुझे ठुकरा कर चले जाते। पापा मेरी चिंता में समय से पहले बूढ़े हो गए थे। फिर हमें खबर मिली कि रवीना प्रेग्नेंट है। घर वाले मुझसे छुप छुप कर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी हाय मेरी बहन को ना लग जाए। लेकिन जब मंगेतर ही बेवफा निकला तो बहन से कैसा गिला शिकवा। मैंने कभी भी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी थी, मगर मेरी हर रोज़ की तकलीफ और मेरे आंसू शायद उसे खा गए थे। मेरी आह उससे भी ले डूबी थी। बच्चे को जन्म देते ही रवीना मर गई थी और उसकी बच्ची जिंदा बच गई थी। नन्ही सी बच्ची को मुकुल के घर में संभालने वाला कोई नहीं था और इस तरह मुकुल की माँ उस नन्ही सी बच्ची के खातिर एक बार फिर अपनी झोली फैलाए पापा के सामने खड़ी थी। कहने लगी, मनीषा का रिश्ता मुकुल के लिए दे दो। यह छोटी सी बच्ची भी आपका ही खून है। इसे एक माँ की ज़रूरत है और मनीषा के अलावा कोई भी सगी माँ की ममता इसे नहीं दे सकता। हालात पापा के सामने थे। मुझे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तो पापा ने मेरा रिश्ता मुकुल से तय कर दिया। मैं मुकुल की दुल्हन बनकर मुकुल के घर आ गई थी, मगर उधर मुकुल भी मुझसे बात नहीं करता था। मुकुल शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। शादी को कुछ ही साल हुए थे कि मुकुल फिर से मुझसे बिछड़ गया। मैं शादी के कुछ ही साल में विधवा हो गई। तुम जानती हो मुकुल कौन है? माँ के सवाल पर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने कहा, मैं किसी मुकुल को नहीं जानती। तो माँ कहने लगी कि तुम्हारा बाप मुकुल, जिसे शादी के बाद मैंने कभी मुकुल कहकर पुकारा ही नहीं था, क्योंकि मुकुल नाम से ही मुझे बेवफाई की बू आती थी। शायद इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाप का नाम मुकुल था। माँ की बात सुनकर मैं हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। आज तक माँ ने कभी भी स्कूल में मेरे पापा की जगह पापा का नाम नहीं लिखवाया था, हमेशा खुद का ही नाम लिखती थी और यह बात मुझे हैरत में डालती थी। माँ कहने लगी, और रवीना के बेटी तुम हो शीतल। माँ की बातें सुनकर लगा जैसे मेरा सांस रुक गया हो, दिल की धड़कनें थम गई हो। क्या मेरी माँ जो मेरे सामने औरत बैठी थी वह नहीं थी? रवीना कौन थी? मैंने तो ना कभी उसकी चर्चा सुनी थी, ना ही कभी उसकी कोई तस्वीर देखी थी। मैंने तो हमेशा अपनी माँ आपको माना था। माँ रोने लगी थी। माँ बोली, पूरे 2 साल में तुम्हें अपनी गोद में उठाए उठाए फिरती रही। तुम जरा रोती तो मुकुल मुझसे कहता कि तुम सौतेली माँ हो ना, तभी तो तुम मेरी बच्ची से इस तरह का व्यवहार करती हो, तभी वह तुम्हारी गोद में रोती है। वह तुमसे घुल मिल नहीं पाई है। और फिर उसके बाद भगवान ने मुझे भी 2 जुड़वा बेटियां दे दी, मगर मुकुल ने कभी मेरी बेटियों से वैसी मोहब्बत नहीं की जैसा वह तुमसे करता था। भगवान जानता है मैंने तुम्हें हमेशा सगी माँ बनकर ही पाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसानमंद भी थी कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। एक दिन तुम खेलते हुए गिर गई तो मुकुल ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा था। उस दिन के बाद तुम मुझे रवीना लगने लगी थी और मुझे तुमसे नफरत होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगी, और देखो मैंने तुमसे बदला ले लिया है। लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे अब अपने आप से ही घिन आने लगी है। तुम तो मेरी बेटी थी ना शीतल, फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी माँ बेड से उठकर मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। मैंने माँ से कहा, आप मुझसे एक सौदा कर लें, आप मेरी माँ रवीना को माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। माँ रोते हुए बोली, जा शीतल। मैंने रवीना को माफ़ कर दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने उस औरत के लिए बनने के बाद की ख्वाहिश साफ कर दी थी, क्योंकि मेरी माँ रवीना ने जो कुछ भी किया था गलत किया था। उन्हें अपनी ही बहन के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए था। जब मेरी माँ रवीना को पता था कि उनकी बहन का रिश्ता बचपन से ही मुकुल के साथ तय है, तो उन्हें कदम मुकुल की तरफ बढ़ाने ही नहीं चाहिए थे। और अगर मेरे बाप ने रवीना की तरफ कदम बढ़ाए भी थे तो उसी समय उन्हें मेरे पापा को रोक देना चाहिए था। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ रवीना की ही थी। मैंने अपनी माँ मनीषा से कहकर अपनी माँ को माफ़ करवा दिया था, जिससे कि भगवान भी मेरी माँ रवीना को माफ़ कर दे। मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया और आज मेरी माँ ने सच्चे दिल से मुझे आगे बढ़कर गले लगा लिया था। अस्पताल से छुट्टी लेकर जब हम लोग घर आए तो माँ यह देखकर हैरान हुई कि घर में शादी वाला तो कोई माहौल ही नहीं था। मैं सिर्फ आपको ठीक करने के लिए आपको दिमागी तौर पर परेशान किया था, और देखिए आप ठीक हो गई। मैंने दिया और सिया की कहीं भी शादी तय नहीं की है। यह सुनकर मेरी माँ खुश हुई थी। कुछ ही महीने बाद मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था और बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी विनय के साथ कर दी थी। विनय बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं इतना अच्छा पति देखकर हैरान हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।